हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर इकाई 6 और इकाई 7 के बारे में सिलेबस जान लिया था। आज हम देखेंगे इकाई 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यह इकाई जो है वो 11 अंक की है। इस इकाई के तहत 3 अध्याय आते हैं। कौन से अध्याय हैं? देखिए, अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। पहला अध्याय ये आता है, ह्यूमन हेल्थ। एंड डिजीज। ये अध्याय जो है वो 4 अंक का है। इस अध्याय के तहत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, मानव में सामान्य रोग। सामान्य रोग, मानव के अंदर कौन कौन से सामान्य रूप से रोग होते हैं? देखो, मानव के अंदर सामान्य रोग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक संक्रामक रोग इन्फेक्शंस डिजीज़ और एक असंक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। संक्रामक रोग इन्फेक्शियस डिजीज़ वे रोग जो किसी वाहक के द्वारा मानव के अंदर होते हैं। वाहक जनित रोग जो होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। ये रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये रोग किसी वाहक के द्वारा होते हैं। ये रोग किन कारकों के द्वारा होते हैं, किन रोग जनकों के द्वारा होते हैं? देखिए, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़। जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। जीवाणु, मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं वो जीवाणु, उनके द्वारा किन किन जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। दूसरा है वो है वायरल डिजीज़, यानी कि वायरस के द्वारा कौन कौन से वायरसों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। अगला जो सामान्य रोग में आता है, जो रोग जनक है, वो है फंगल डिजीज़। कवकों के द्वारा कौन से रोग मानव के अंदर होते हैं। और अगला हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथीज़ के द्वारा कौन कौन से रोग जो होते हैं वो मानव के अंदर होते हैं। कृमि के द्वारा कौन से रोग होते हैं? देखिए, नॉन कॉर्डेटा के अंदर प्लेटी हेलमिंथीज़ और एसके हेलमिंथीज़, इन संघ के जीवों के द्वारा कौन से रोग जो है वो मानव के अंदर होते हैं, इसका अध्ययन इसके अंदर करेंगे। अगला जो है वो है प्रोटोजोअन डिजीज़।
प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग मानव के अंदर होते हैं। प्रोटोजोआ जो हैं वो जगत प्रोटिस्टा का एक समूह है जिसके अंदर 4 प्रकार के प्रोटोजोआ जीव होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? देखिए, अमीबीय प्रोटोजोआ, जिसमें चलन अंग कूटपाद होते हैं, वो अमीबीय प्रोटोजोआ कहलाते हैं, जैसे अमीबा। दूसरा, कशाबी प्रोटोजोआ, जिनके अंदर चलन अंग जो होते हैं वो कशाब होते हैं, उन्हें कशाबी प्रोटोजोआ कहते हैं। तीसरा, पक्षमाबी प्रोटोजोआ, जिनके अंदर चलन अंग जो होते हैं वो पक्षमाभ होते हैं, सीलिया होते हैं। और अंतिम इसका जो होता है वो होता है स्पोरोजोआ, जिनमें कोई चलन अंग नहीं पाया जाता, जैसे प्लाज्मोडियम। और दूसरा जो रोग का प्रकार है वो है असंक्रामक रोग। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कैंसर। तो ये मानव के अंदर इन रोग जनकों के द्वारा कौन से रोग होते हैं, कौन से संक्रामक रोग होते हैं और कौन से असंक्रामक रोग होते हैं, इनका अध्ययन जो है हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। अगला अध्ययन बिंदु है वो है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जो इन रोग जनकों से होने वाले रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, और इस तंत्र को इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, ये इसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये प्रतिरक्षा जन्म से ही बनी हुई होती है, यानी कि जन्म के समय ही ये प्रतिरक्षा शरीर के अंदर बनी हुई होती है। यानी कि इस प्रतिरक्षा के अंदर विशेष रूप से जो प्रतिरक्षा आती है वो होती है निरोधक प्रतिरक्षा, यानी कि इन रोग जनकों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने वाली प्रतिरक्षा जो है वो सहज प्रतिरक्षा के अंदर होती है। और सहज प्रतिरक्षा जो होती हैं वो जन्म से ही बनी हुई होती हैं। दूसरी जो प्रतिरक्षा है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये प्रतिरक्षा जो होती है वो जन्म के बाद उपार्जित होती है, यानी कि जन्म के समय ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर नहीं होती, और जन्म अवधि के अंदर, जीवन काल के अंदर इस प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जाता है या शरीर इस प्रतिरक्षा को उपार्जित करता है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो होती है वो उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो ये प्रतिरक्षा के अंदर इनका हम अध्ययन करेंगे। अगला इसका अध्ययन बिंदु है वो है ड्रग्स एवं अल्कोहल का कुप्रयोग। तो इन निम्न बिंदुओं का अपन इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। ये अध्याय जो है वो 4 अंक का है और इसमें एक प्रश्न आता है वो भी 4 नंबर का। इसका दूसरा अध्याय है अध्याय 9, खाद्य उत्पादन
में वृद्धि की कार्यनीति। ये अध्याय जो है 3 अंक का है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। इसके तहत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पशुपालन के अंदर निम्न अध्ययन करेंगे। डेयरी फार्म प्रबंधन, इसके अंदर दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का पालन किया जाता है। दूसरा है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। पोल्ट्री फार्मिंग, इसके अंदर मुख्य रूप से मुर्गी पालन होता है। अगला इसका बिंदु है पशु प्रजनन। एनिमल ब्रीडिंग, अगला इसका अध्ययन बिंदु है मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग या एपीकल्चर। अगला इसका अध्ययन बिंदु है मत्स्य पालन। फिशरीज। दूसरा अध्ययन बिंदु रहेगा इसका पादप प्रजनन। और अगला अध्ययन बिंदु है उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर। तो निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे हम अध्याय 9 के अंदर, जो 3 अंक का अध्याय है और जिसमें एक प्रश्न लगभग 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। अगला अध्याय इसमें आता है वो है अध्याय 10। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके निम्न अध्ययन बिंदु होंगे घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता। जो घरेलू उत्पादन होता है उनमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से उपयोगी से हैं, जैसे किण्वन क्रिया के अंदर मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव औद्योगिक उत्पादन के अंदर सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। अगला जो होगा
वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से उपयोगी होते हैं? वाहित मल का मतलब होता है घरों से या शहरों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलने से जो दूषित हो जाता है, वो वाहित मल कहलाता है। इस वाहित मल का सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचार किया जाता है और उसे पुनः उपयोग में लिया जाता है। अगला अध्ययन बिंदु है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव की उपयोगिता। बायोगैस में विशेष रूप से मीथेन गैस होती है, तो मीथेन गैस निर्माण के लिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। बायोगैस के अंदर विशेष रूप से गोबर गैस संयंत्र होता है जिसमें मीथेन गैस का निर्माण होता है। अगला जो अध्ययन बिंदु इसमें रहेगा वो रहेगा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, और इसका अंतिम बिंदु रहेगा वो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय जो हैं वो 4 अंक का है और इसमें 2 प्रश्न 1 नंबर के आते हैं और 1 प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से मानव कल्याण में जीव विज्ञान जो इकाई है वो 11 अंक की है, जिसके अंदर 3 अध्याय आते हैं। अगली इकाई है इकाई 9। इकाई 9 जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी यह इकाई 8 अंक की है। इस इकाई के तहत 2 अध्याय आते हैं। कौन से आते हैं देखिए, अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत एवं प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एवं प्रोसेस। ये अध्याय जो है वो 4 अंक का है। इसमें 1 प्रश्न 1 नंबर का आता है और 1 प्रश्न 3 नंबर का, 2+1 का। इस अध्याय के तहत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर मुख्य रूप से 2 तकनीक का उपयोग किया जाता है। 2 तकनीक जो होती हैं मुख्य रूप से होती हैं। कौन कौन सी 2 तकनीक जो मुख्य रूप से इसमें प्रयोग होती है? तो एक है आनुवंशिक अभियांत्रिकी,
जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है वो है रासायनिक अभियांत्रिकी। केमिकल इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर किसी भी जीव में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी तकनीकी के तहत किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में बाहरी डीएनए को जोड़कर उन्हें परिवर्तित करके परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, जिसमें परपोषी कोशिका में वांछित लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। ये तकनीक आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यानी किसी भी जीव के डीएनए में परिवर्तन करके परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे परपोषी कोशिका में वांछित लक्षण प्रकट होते हैं। ये तकनीक जो होती है वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। दूसरी तकनीक जो होती है वो रासायनिक अभियांत्रिकी। इसमें वांछित इसमें सर है कि तो ये क्यों करें, नहीं बताना है। इसमें वांछित इसमें वांछित सूक्ष्म जीव के द्वारा वैक्सीन, प्रतिजैविक और एंजाइमों का उत्पादन किया जाता है। ये तकनीक रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाती हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के तहत मुख्य जो तकनीक आती है वो आती है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के साधन। ये तकनीक जो होती हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के तहत होती है। इस तकनीक के अंदर कौन कौन से साधन जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए इनमें एक नंबर जो होता है वो होता है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। 2 नंबर इसमें होता है क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वेक्टर, और 3 नंबर होता है इसमें परपोषी कोशिका। अगला टॉपिक जो होगा वो इसका होगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। इस अध्याय के अंदर निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसका अगला अध्याय है अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। ये अध्याय 4 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न 1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर का आता है।
इसके तहत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, दूसरा चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, तीसरा परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल, अगली इकाई जो है वो है इकाई 10। अंतिम इकाई जो है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। यह इकाई 12 अंक की है और इसके तहत 4 अध्याय आते हैं। अध्याय 13 जीव व समष्टियाँ, यह अध्याय 4 अंक का है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगला अध्याय 14 पारितंत्र, इकोसिस्टम। यह अध्याय 4 नंबर का है। इसमें एक प्रश्न आता है और वो भी 4 नंबर का, 1 + 2 + 1। अगला अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। यह अध्याय 2 अंक का है और इसके अंदर एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। अगला अध्याय, अंतिम अध्याय, अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे। यह अध्याय 2 नंबर का है और इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का आता है।